16 अगस्त सन 2002। अफगानिस्तान का आसमान घने और भारी बादलों से ढका हुआ था। नीचे जमीन पर ऊंचे पहाड़ों के बीच एक संकरी सी घाटी में अमेरिकन सेना की एक छोटी टुकड़ी बुरी तरह फंस चुकी थी। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं। दुश्मन ऊपर पहाड़ियों पर छिपा हुआ था और नीचे मौजूद सैनिकों पर लगातार हमला कर रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मदद पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक अलग सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी A-10 वॉर्थॉग विमान की। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन जॉनी ब्रावो। जॉनी आसमान में थे, लेकिन नीचे जमीन पर क्या हो रहा था उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घने बादलों ने सब कुछ ढक रखा था। नियम साफ कहते थे कि ऐसे मौसम में नीचे उतरना सीधी मौत को बुलाने जैसा है। पहाड़ों से टकराने का खतरा था। जरा सी गलती और विमान खत्म, पायलट खत्म। लेकिन रेडियो पर अपने साथियों की आवाजें सुनकर जॉनी रुक नहीं पाए। वे चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे। हर सेकंड उनकी जान खतरे में थी। जॉनी ने नियमों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने अपना विमान सीधे बादलों के भीतर झोंक दिया। वे जमीन से बस कुछ ही फीट ऊपर उड़ रहे थे। नीचे पहाड़ थे, चारों तरफ मौत थी। फिर भी उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला किया, अपने साथियों को कवर दिया, दुश्मन की गोलीबारी को रोका। उस रात जॉनी ब्रावो ने 22 अमेरिकन सैनिकों की जान बचाई। जब वे मिशन पूरा करके वापस बेस पर लौटे तो हर कोई हैरान था। एक आदमी ने उनसे पूछा, जॉनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मारे जा सकते थे। जॉनी ने जो जवाब दिया वही इस पूरी किताब की आत्मा है। वही आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। जॉनी ने कहा, वे भी मेरे लिए यही करते। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मैनेजमेंट की किताब नहीं है। ये किताब इंसानी फितरत के बारे में है। ये किताब भरोसे के बारे में है। ये किताब है साइमन सिनेक की लीडर्स ईट लास्ट। अक्सर हम मान लेते हैं कि लीडर वो होता है जो सबसे ऊपर बैठता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जो आदेश देता है और लोग उसे मानते हैं। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। लीडर वो नहीं होता जिसके पास अथॉरिटी होती है। लीडर वो होता है जिसके पास जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी अपने लोगों की सुरक्षा की, जिम्मेदारी अपने लोगों को सुरक्षित महसूस कराने की, जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की कि संकट की घड़ी में सबसे पहले खतरे में लीडर खड़ा हो, ना कि उसकी टीम। अगले आधे घंटे में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर इंसान एक दूसरे पर भरोसा क्यों करता है। हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें किसी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार कर देता है, और आज की मॉडर्न दुनिया में वो भरोसा धीरे धीरे क्यों टूट रहा है। तो चलिए इस गहरे और जरूरी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी को सच में समझने के लिए हमें आज के एयर कंडीशन ऑफिस, चमकती इमारतों और भागती हुई जिंदगी से बाहर निकलना होगा। हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस समय में जब इंसान शहरों में नहीं गुफाओं में रहता था। वो दौर था पैलियोलिथिक युग का। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। वो दुनिया इंसान के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। हर कदम पर खतरा था। झाड़ियों के पीछे बड़े दांतों वाला शिकारी छिपा हो सकता था। मौसम कभी भी जानलेवा ठंड में बदल सकता था। खाना कभी तय नहीं होता था। एक अकेला इंसान उस दुनिया में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन यही कुदरत ने इंसान को उसका सबसे बड़ा हथियार दिया। कुदरत ने हमें सामाजिक बनाया। हमने अकेले रहना छोड़ दिया और समूहों में रहना शुरू किया। हम कबीलों में रहने लगे। जब 50 या 100 लोगों का समूह एक साथ रहता था तब एक अजीब सा जादू पैदा होता था। उस समूह के अंदर इंसान को सुरक्षा महसूस होती थी। अगर कोई थककर सो जाता था तो कोई दूसरा पहरा देता था। अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो कोई दूसरा शिकार करके उसके लिए खाना लाता था। किसी को ये डर नहीं होता था कि मेरा अपना ही मुझे नुकसान पहुंचाएगा। साइमन सिनेक इसी एहसास को कहते हैं सुरक्षा का घेरा। जब तक इंसान इस सुरक्षा के घेरे के अंदर रहता था उसे अपनों से डरने की जरूरत नहीं होती थी। असली लड़ाई बाहर के खतरों से होती थी, जंगली जानवरों से, खराब मौसम से और दुश्मन कबीलों से। यही सुरक्षा का एहसास था जिसने इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दी। इसी वजह से हमने सभ्यताएं बनाई, इसी वजह से हमने विशाल इमारतें खड़ी की, और इसी वजह से एक दिन इंसान चांद तक पहुंच पाया। क्योंकि हम अकेले नहीं थे, हम साथ थे। अब आज के दौर पर नजर डालिए। आज हमारे ऑफिस में कोई जंगली जानवर नहीं घूम रहे। हमें ठंड से मरने का डर नहीं है, खाने की कमी भी नहीं है। लेकिन खतरे आज भी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये खतरे अब बाहर से नहीं अंदर से आ रहे हैं। आज खतरा है नौकरी जाने का। आज खतरा है कि कोई सहकर्मी मेरी जगह ले लेगा। आज खतरा है कि बॉस सबके सामने अपमान कर देगा। आज खतरा है कि गलती हुई तो निकाल दिए जाएंगे।
और यही सबसे खतरनाक बात है। साइमन सिनेक कहते हैं कि इंसानी दिमाग आज भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है जो हजारों साल पहले बना था। जब इंसान किसी जगह पर खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसका दिमाग तुरंत बचाव की स्थिति में चला जाता है। उस समय इंसान रचनात्मक नहीं रह पाता, वो नई सोच नहीं बना पाता, वो जोखिम नहीं ले पाता। उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ खुद को बचाने में खर्च होने लगती है। यही कारण है कि बहुत से ऑफिस में लोग बस काम काटते हैं, दिल से नहीं, डर से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से सुरक्षा महसूस नहीं होती। एक महान संगठन या कंपनी वही होती है जहां लीडर इस सुरक्षा के घेरे को इतना मजबूत बना देता है कि कर्मचारी को अपने ही लोगों से डरने की जरूरत न पड़े। जब कर्मचारी को यह भरोसा होता है कि मुश्किल वक्त में उसका लीडर उसके साथ खड़ा होगा, तब वो पूरी ईमानदारी से बाहर की चुनौतियों से लड़ता है। तब वो सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को जिताने के लिए काम करता है। असल लीडर वही होता है जो खुद आगे खड़ा होकर खतरे झेलता है ताकि उसकी टीम उसके पीछे सुरक्षित रह सके। और इतिहास गवाह है, जब इंसान को सुरक्षा मिलती है तब वो असंभव को भी संभव बना देता है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब बातें सुनने में तो भावनात्मक लगती हैं, क्या वाकई इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ अच्छी लगने वाली कहानियां हैं? जवाब है हाँ, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है। साइमन सिनेक बताते हैं कि इंसान जो कुछ भी महसूस करता है, खुशी, डर, तनाव, प्यार, भरोसा, ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले कुछ खास रसायन होते हैं। हमारा दिमाग एक केमिकल मशीन की तरह काम करता है। अगर आप इन रसायनों को समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इंसान काम क्यों करता है, क्यों रुक जाता है और क्यों टूट जाता है। हमारे व्यवहार को मुख्य रूप से 4 रसायन चलाते हैं। ये रसायन हैं एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। इनका असर अलग अलग होता है, लेकिन मिलकर यही तय करते हैं कि इंसान किस हाल में क्या करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंडोर्फिन की। एंडोर्फिन का काम बहुत सीधा है। ये दर्द को दबाने का काम करता है। इसका मकसद हमें खुश करना नहीं है बल्कि हमें जिंदा रखना है। अब आदिमानव के समय की कल्पना कीजिए। आप जंगल में शिकार कर रहे हैं। आपके सामने एक जानवर भाग रहा है। आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आपके पैर जवाब दे रहे हैं। सांस फूल रही है। शरीर दर्द से भर चुका है। लेकिन अगर आप रुक गए तो खाना नहीं मिलेगा, और अगर खाना नहीं मिला तो आप और आपका परिवार भूखे मर सकते हैं। ऐसे समय में शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये दर्द को सुन्न कर देता है। शरीर टूट रहा होता है, लेकिन दिमाग कहता है कि अभी नहीं रुकना है, अभी जान बचानी है। आज की दुनिया में भी यही चीज होती है। जब आप जिम में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जब शरीर थक कर जवाब देने लगता है, तब जो हल्की सी खुशी, हल्का सा नशा महसूस होता है, वही एंडोर्फिन है। यह आपको अस्थायी ताकत देता है। लेकिन याद रखिए, एंडोर्फिन आनंद के लिए नहीं बना है। यह सिर्फ संकट के समय काम आता है। अब आते हैं डोपामाइन पर। डोपामाइन वो रसायन है जो हमें कुछ हासिल करने के लिए मजबूर करता है। ये हमें आगे बढ़ने की आग देता है। इसे आप लक्ष्य पाने का रसायन कह सकते हैं। पुराने समय में जब इंसान को दूर किसी पेड़ पर फल दिखता था तो डोपामाइन रिलीज होता था। दिमाग कहता था वहां कुछ है, उसे पाना है। इंसान मेहनत करता था, दौड़ता था, चढ़ता था, और जैसे ही फल हाथ में आता था, दिमाग इनाम देता था। वो इनाम था डोपामाइन की खुशी। आज भी यही सिस्टम काम करता है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, जब सैलरी मिलती है, जब किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब डोपामाइन रिलीज होता है। यही वजह है कि टू डू लिस्ट पूरी करने पर अच्छा लगता है। यही वजह है कि उपलब्धि हमें सुकून देती है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। डोपामाइन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और ये नशे की तरह काम करता है। एक बार मिला तो दिमाग अगली खुराक मांगता है। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया इतना ताकतवर है। एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक कमेंट और दिमाग को छोटा सा डोपामाइन मिल जाता है। वीडियो गेम्स, शराब, जुआ, ये सब डोपामाइन सिस्टम को सीधे निशाना बनाते हैं। और अब सबसे खतरनाक बात, जब कोई कंपनी या संगठन सिर्फ डोपामाइन पर चलता है, तब वो इंसानों को मशीन बना देता है। लक्ष्य पूरा करो, इनाम लो, नंबर बढ़ाओ, बोनस लो, फिर दोबारा वही चक्र। ऐसी संस्कृति में लोग साथ नहीं चलते। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि डोपामाइन एक स्वार्थी रसायन है। ये सिर्फ इतना कहता है कि मुझे चाहिए। ये कभी नहीं कहता कि हमें चाहिए। यहीं से संगठन टूटना शुरू होते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर भरोसा मर चुका होता। एंडोर्फिन और डोपामाइन ऐसे रसायन थे जो हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वे हमें स्वार्थी भी बना देते हैं। अब बात करते हैं उन रसायनों की जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, जो हमें सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि इंसान बनाते हैं। अब आता है तीसरा रसायन, सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन को अक्सर लीडरशिप से जुड़ा हुआ रसायन कहा जाता है। ये गौरव, सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना पैदा करता है। सच ये है कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। हमें दूसरों की स्वीकृति चाहिए। हमें ये महसूस होना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा किया है। जब कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होता है और लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, तो जो सीना चौड़ा होने जैसा एहसास होता है वही सेरोटोनिन है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और पीछे मुड़कर अपने माता पिता की तरफ देखता है और माता पिता मुस्कुरा देते हैं, तो उस पल बच्चे और माता पिता दोनों के अंदर सेरोटोनिन बहता है। सेरोटोनिन की सबसे खास बात यह है कि ये एक तरफा नहीं होता। ये सिर्फ सम्मान पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि सम्मान देने वाले को भी मिलता है। यही वजह है कि रिश्ते मजबूत होते हैं। यही वजह है कि लोग अपनी डिग्रियां दीवार पर लगाते हैं। यही वजह है कि लोग पुरस्कार समारोह देखते हैं। हम अपने नेताओं और अपने आदर्शों पर गर्व करना चाहते हैं, लेकिन सेरोटोनिन के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। पुराने कबीलों में सबसे ताकतवर शिकारी को सबसे पहले खाने का अधिकार मिलता था। उसे सोने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जगह मिलती थी। बाकी लोग इसे खुशी खुशी स्वीकार करते थे। वजह साफ थी। सब जानते थे कि जब कबीले पर कोई जानलेवा खतरा आएगा, तो यही ताकतवर शिकारी सबसे आगे खड़ा होगा और सबसे पहले जोखिम उठाएगा। यही वो सामाजिक समझौता था जो आज टूट चुका है। आज के दौर में बहुत से बड़े लीडर और बड़े अधिकारी सेरोटोनिन के सारे फायदे तो ले लेते हैं। ऊंची तनख्वाह, आलीशान दफ्तर, महंगी सुविधाएं और मीडिया में नाम। लेकिन जब कंपनी पर मुसीबत आती है, जब नुकसान होता है, तो वे खुद को बचाने में लग जाते हैं और सबसे पहले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वे कुर्बानी नहीं देते। इसी वजह से आज लोग अपने नेताओं की इज्जत नहीं करते। वे उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेरोटोनिन का मूल नियम तोड़ दिया है। अब आता है चौथा और सबसे ताकतवर रसायन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्यार, भरोसे और रिश्तों का रसायन है। यही वो केमिकल है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने पर मजबूर करता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन की लहर दौड़ जाती है। ऑक्सीटोसिन डोपामाइन की तरह तुरंत नहीं मिलता। इसे बनने में समय लगता है। आप किसी से एक दिन मिलकर यह नहीं कह सकते कि आप उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। विश्वास धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे अनुभवों से। ऑक्सीटोसिन हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करता है। जो लोग अच्छे रिश्तों में रहते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें निडर बनाता है। जब हमें ये भरोसा होता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है, तो हम बड़े से बड़े खतरे का सामना कर पाते हैं। आज की कंपनियों में ऑक्सीटोसिन की भारी कमी है। लोग ईमेल के जरिए बात करते हैं, वीडियो कॉल पर मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को इंसान की तरह नहीं जानते। वे एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते। और सच्चाई ये है कि बिना समय बिताए ऑक्सीटोसिन नहीं बन सकता। और बिना ऑक्सीटोसिन के कोई भी टीम एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी संगठन लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। इन 4 अच्छे रसायनों के अलावा हमारे शरीर में एक ऐसा रसायन भी है जो खलनायक की तरह काम करता है। उसका नाम है कोर्टिसोल। ये तनाव का रसायन है। कोर्टिसोल को इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका असली मकसद था हमें जिंदा रखना। जब आदिमानव जंगल में चलता था और झाड़ियों में हलचल सुनाई देती थी, तो शरीर तुरंत कोर्टिसोल छोड़ देता था। ये शरीर को लड़ने या भागने की स्थिति के लिए तैयार कर देता था। जैसे ही कोर्टिसोल सक्रिय होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पाचन प्रक्रिया रुक जाती है, शरीर की बढ़ने और ठीक होने की क्षमता बंद हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि कोर्टिसोल ऑक्सीटोसिन को खत्म कर देता है। जब इंसान डर में होता है, तब वो न किसी से प्यार कर सकता है और न किसी पर भरोसा कर सकता है। उस समय दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता है, खुद को कैसे बचाया जाए। पुराने जमाने में कोर्टिसोल थोड़ी देर के लिए आता था, खतरा गया और शरीर फिर से शांत हो जाता था। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां तनाव लगातार बना रहता है। सुबह आंख खुलते ही खबरों का दबाव, घर से निकलते ही ट्रैफिक की झुंझलाहट, दफ्तर में बॉस का डर, घर लौटकर खर्चों की चिंता, यह सब मिलकर हमारे शरीर में कोर्टिसोल को लगातार बहने पर मजबूर कर देता है। जब कोर्टिसोल लंबे समय तक शरीर में रहता है, तो वो बाकी सभी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से आज लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, मधुमेह फैल रहा है, मानसिक तनाव और अवसाद आम हो गया है। ये सब उस तनाव का नतीजा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। जब कोई लीडर अपनी कंपनी में डर का माहौल बनाता है, तो वो सिर्फ अनुशासन लागू नहीं कर रहा होता, वो असल में अपने लोगों के शरीर में जहर घोल रहा होता है।
ये सुनने में कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है। खराब लीडरशिप सचमुच लोगों की सेहत और जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है। जब इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता तो वो स्वार्थी हो जाता है। वो जानकारी छुपाने लगता है। वो दूसरों की मदद नहीं करता। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहता है और धीरे धीरे पूरी टीम कमजोर पड़ जाती है। अंत में पूरा संगठन डूब जाता है। अब तक हमने समझा कि कोर्टिसोल यानी तनाव कैसे हमारे शरीर को और हमारी कंपनियों को अंदर से खोखला कर रहा है। हमने भी ये जाना कि इंसान जैविक रूप से भरोसे के लिए बना है, लेकिन आज की कॉरपोरेट दुनिया में भरोसा एक दुर्लभ चीज बन चुका है। अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने डूबते हुए जहाज को बचाया, लेकिन किसी को पानी में फेंके बिना। और हम समझेंगे एक ऐसे डरावने मनोवैज्ञानिक नियम को जो बताता है कि अच्छे लोग भी गलत काम क्यों करने लगते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अमेरिका के सेंट लुइस शहर की तरफ। बॉब चैपमैन एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम बैरी वेहमिलर है। बॉब आम कॉरपोरेट सीईओ जैसे नहीं हैं। वे लीडरशिप को नंबरों से नहीं, इंसानों से मापते हैं। एक बार वे अपनी बेटी की शादी में शामिल हुए। जब वे अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दे रहे थे, उसी पल उनके मन में एक गहरा विचार आया। उन्होंने सोचा, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे बचपन से पाला है, मैंने इसकी पढ़ाई करवाई, इसकी हर जरूरत पूरी की, इसे दुनिया का पूरा प्यार दिया, और आज मैं अपने दिल के सबसे करीबी हिस्से को किसी और इंसान के भरोसे सौंप रहा हूं। मेरी बस यही कामना है कि यह लड़का मेरी बेटी का ख्याल रखे, इसे कभी दुख न दे। उसी क्षण बॉब को एक अंदर तक हिला देने वाला एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मेरी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, वे सभी भी किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी की बेटियां हैं। उनके माता पिता ने भी उन्हें उतने ही प्यार से पाला होगा जितना मैंने अपनी बेटी को पाला है, और आज वे माता पिता अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चैन से सोते हैं। बॉब ने खुद से एक कठोर सवाल पूछा, क्या मैं इन लोगों का सच में ख्याल रख रहा हूं या मैं इन्हें सिर्फ मशीनों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं? उसी दिन बॉब की सोच पूरी तरह बदल गई। कुछ समय बाद पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट आया। वो साल था 2008। शेयर बाजार गिर गए, बड़ी बड़ी बैंकें बंद हो गईं और बैरी वेहमिलर पर भी इसका गहरा असर पड़ा। कंपनी के लगभग सारे ऑर्डर अचानक रद्द हो गए। हालात बेहद खराब हो गए। बॉब के वित्तीय सलाहकारों और बोर्ड के सदस्यों ने बैठकर हिसाब लगाया और कहा कि कंपनी को बचाने के लिए $1 करोड़ के बराबर रकम बचानी होगी। उनके अनुसार इसका सबसे आसान तरीका था कर्मचारियों की छंटनी करना, लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति को नौकरी से निकालना। कॉरपोरेट दुनिया में ये आम बात मानी जाती है, जब मुनाफा घटे तो लोगों को निकाल दो। इसे डाउनसाइजिंग या राइट साइजिंग जैसे सुंदर नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये किसी के घर का चूल्हा बुझा देना होता है। बॉब ने ये सुनते ही साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी को नहीं निकालूंगा। मैं उन लोगों को कैसे निकाल सकता हूं जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूं? क्या कोई पिता मुसीबत आने पर अपने बच्चों को घर से निकाल देता है? नहीं, परिवार में जब संकट आता है तो सब मिलकर उसे झेलते हैं। सलाहकार परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं बचाए गए तो पूरी कंपनी डूब सकती है। तब बॉब ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि कंपनी में काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी हो या खुद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी को 4 हफ्तों की बिना वेतन की छुट्टी लेनी होगी। ये छुट्टी साल के किसी भी समय ली जा सकती थी। इसके बाद बॉब ने अपनी पूरी टीम के सामने खड़े होकर एक वाक्य कहा जो हमेशा के लिए याद रखा गया। उन्होंने कहा, यह बेहतर है कि हम सब थोड़ा थोड़ा कष्ट सहें, बजाय इसके कि हमारा कोई एक साथी पूरी तरह टूट जाए। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपकी नौकरी जा सकती है तो आप डर जाएंगे, लेकिन अगर आपका बॉस कहे कि आपको बस 1 महीने की सैलरी छोड़नी है ताकि आपके साथी की नौकरी बच सके, तो आपके मन में उसके लिए क्या भावना पैदा होगी? बॉब के इस फैसले का असर तुरंत दिखा। कंपनी में जो डर और असुरक्षा का माहौल था वो खत्म हो गया। उसकी जगह भरोसे ने ले ली। लोगों को महसूस हुआ कि ये कंपनी उन्हें सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती बल्कि उनकी परवाह करती है। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उन्होंने उन साथियों से संपर्क किया जिनके लिए बिना वेतन की छुट्टी लेना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि तुम छुट्टी मत लो, मैं तुम्हारी जगह छुट्टी ले लूंगा। मैं ज्यादा समय की छुट्टी ले लूंगा ताकि तुम्हें पूरा वेतन मिल सके। कर्मचारियों ने एक दूसरे के लिए त्याग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी का खर्च बचाने के नए तरीके खोजे। मशीनों की बेहतर देखभाल होने लगी, बिजली की बचत की गई, बेकार जाने वाले सामान को कम किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। अगले 1 साल के भीतर कंपनी ने न सिर्फ वो पूरी रकम बचा ली बल्कि उससे भी अधिक मुनाफा कमाया। किसी की नौकरी नहीं गई, और जब मंदी का दौर खत्म हुआ
तो बैरी वेहमिलर दुनिया की सबसे मजबूत और एकजुट कंपनियों में गिनी जाने लगी। ये कहानी एक कड़वा लेकिन साफ सच सिखाती है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट सही करना नहीं होता। लीडरशिप का असली मतलब है अपने लोगों को ये भरोसा देना कि मुश्किल समय में भी हम सब साथ खड़े हैं। अब हम एक और गहरे और असहज सच की बात करेंगे। साइमन सिनेक इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है दूरी। नियम सीधा और कड़वा है। आप किसी इंसान से जितना ज्यादा दूर होते जाते हैं उसे चोट पहुंचाना उतना ही आसान होता जाता है। पुराने समय में लोग छोटे गांवों में रहते थे। अगर आप किसी का नुकसान करते थे तो आपको उसी इंसान का सामना करना पड़ता था। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते थे, उसका दर्द आपको महसूस होता था। इसलिए लोग एक दूसरे का बुरा करने से डरते थे। अपराध करना आसान नहीं था क्योंकि इंसान सामने होता था। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया ने इंसानों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं। आज एक कंपनी का मालिक या सीईओ किसी बड़े शहर में ऊंची इमारत के शीशे के केबिन में बैठा होता है और उसी कंपनी की फैक्ट्री किसी दूर देश या किसी छोटे कस्बे में चल रही होती है। जब वो सीईओ ये फैसला लेता है कि फैक्ट्री बंद करनी है तो वो उन मजदूरों के चेहरे नहीं देखता, वो उनके बच्चों को भूखा नहीं देखता, वो उनकी आंखों में डर नहीं देखता। उसके लिए वे लोग इंसान नहीं होते, उसके लिए वे सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़े होते हैं, कुछ कॉलम, कुछ नंबर। और सच्चाई ये है कि नंबरों को मिटाना बहुत आसान होता है, इंसानों को मिटाना मुश्किल होता है। इसी बात को साबित करने के लिए इतिहास में एक बहुत डरावना प्रयोग किया गया था जिसे मिलग्राम प्रयोग कहा जाता है। यह प्रयोग 20वीं सदी के छठे दशक में किया गया था। इस प्रयोग में एक आम इंसान को एक कमरे में बुलाया गया और उसे शिक्षक की भूमिका दी गई। दूसरे कमरे में एक व्यक्ति बैठाया गया जिसे छात्र कहा गया, लेकिन वो असल में एक अभिनेता था। शिक्षक के सामने एक मशीन रखी गई। उस मशीन में कई बटन थे। हर बटन पर बिजली के झटके की ताकत लिखी हुई थी, हल्के झटके से लेकर जानलेवा झटके तक। शिक्षक को कहा गया कि वो छात्र से सवाल पूछे। अगर छात्र गलत जवाब दे तो उसे बिजली का झटका दिया जाए और हर गलत जवाब के साथ झटके की ताकत बढ़ाई जाए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, हल्के झटके दिए गए, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई दूसरे कमरे से चीखने की आवाजें आने लगीं। छात्र चिल्ला रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, उसे बाहर निकाला जाए। शिक्षक घबरा गया। उसने पास खड़े वैज्ञानिक से पूछा कि क्या उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक ने बहुत शांत आवाज में कहा कि प्रयोग के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। यहां जो हुआ वो इंसानियत को डराने वाला है। आधे से भी ज्यादा लोग आखिरी और जानलेवा स्तर तक बटन दबाते चले गए। यहां तक कि जब दूसरे कमरे से आवाजें आनी बंद हो गईं तब भी उन्होंने बटन दबाना नहीं रोका। अब सवाल उठता है, क्या वे लोग बुरे थे? नहीं, वे बिल्कुल आम लोग थे, आपके और मेरे जैसे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दो चीजें थीं। पहली, उन्हें एक अधिकार रखने वाले व्यक्ति ने आदेश दिया था। दूसरी, वे उस इंसान को देख नहीं पा रहे थे जिसे दर्द हो रहा था। उनके बीच एक दीवार थी, एक दूरी थी। साइमन सिनेक कहते हैं कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया बिल्कुल इसी प्रयोग जैसी बन चुकी है। आज ऑफिसों में जो बड़े फैसले होते हैं वे सफेद कोट पहने वैज्ञानिक की तरह लोग लेते हैं। वे कहते हैं कि ये मुनाफे के लिए जरूरी है, शेयरधारकों के लिए जरूरी है। और जो मैनेजर लोगों को नौकरी से निकालते हैं वे कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश मिला है। और जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी टूट जाती है, वे उस दीवार के पीछे होते हैं। कोई उनकी चीखें नहीं सुनता, कोई उनका दर्द नहीं देखता। यही एब्स्ट्रैक्शन है, यही दूरी है। जब इंसान नंबर बन जाता है तब नैतिकता खत्म हो जाती है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो इस दूरी को कम करता है। वो अपने आरामदायक केबिन से बाहर निकलता है, वह फैक्ट्री के फर्श पर जाता है, वो लोगों से बात करता है, उनके नाम जानता है, उनकी कहानियां सुनता है। क्योंकि जिस दिन आप लोगों को जान लेते हैं उस दिन आप उन्हें नंबर नहीं बना सकते। और जब इंसान इंसान बना रहता है तब उसे नुकसान पहुंचाने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। तभी बॉब चैपमैन जैसे फैसले जन्म लेते हैं। अब एक जरूरी सवाल उठता है और यहां भावुक होने से काम नहीं चलेगा। क्या हम दुनिया के हर इंसान से प्यार कर सकते हैं? क्या हम हर किसी की परवाह कर सकते हैं? सच सीधा है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये कोई नैतिक कमी नहीं है, ये जैविक सच्चाई है। हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। ब्रिटेन के मानव विज्ञानी रॉबिन डनबार ने इस पर गहराई से रिसर्च की। उन्होंने इंसान के दिमाग के आकार और उसकी सामाजिक क्षमता के बीच रिश्ता देखा। उसी से आया एक सिद्धांत जिसे डनबार संख्या कहा जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक एक इंसान अधिकतम लगभग 150 लोगों के साथ ही सच्चा, गहरा और जिम्मेदारी वाला रिश्ता निभा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बस यहीं सच्चाई खत्म हो जाती है। 150 से आगे हमारा दिमाग जवाब देना शुरू कर देता है। इसीलिए पुराने जमाने में गांवों की आबादी लगभग 150 के आसपास होती थी।
इसीलिए सेना की एक टुकड़ी में भी लगभग उतने ही जवान होते हैं। जब तक लोगों की संख्या इस सीमा के भीतर रहती है तब तक हम एक दूसरे को नाम से जानते हैं। हमें पता होता है कि कौन कैसा है, कौन भरोसे लायक है, कौन गलती कर सकता है। अगर कोई गलत करता है तो उसे समझाया जा सकता है। शर्म और सामाजिक दबाव ही काफी होता है। पुलिस, कड़े नियम और पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही ये संख्या पार होती है, इंसान अजनबी बनने लगते हैं। अब भरोसा खत्म हो जाता है। अब सिस्टम चाहिए, अब नियम चाहिए, अब कानून, निगरानी और सजा चाहिए। यही बड़ी कंपनियों की असली समस्या है। जब किसी कंपनी में हजारों लोग होते हैं तो ये उम्मीद करना कि सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति सबका ख्याल रखेगा, ये पूरी तरह अव्यावहारिक है। वो कर ही नहीं सकता। तो फिर समाधान क्या है? क्या बड़ी कंपनियों को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, ये बचकानी सोच होगी। समाधान है सही पदक्रम, जिसे हायरार्की कहा जाता है। एक अच्छी कंपनी में लीडरशिप का मतलब ऊपर बैठकर आदेश देना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है अपने ठीक नीचे मौजूद सीमित लोगों की जिम्मेदारी लेना। सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति अपने सीधे नीचे काम करने वालों का ध्यान रखे, वे लोग अपने नीचे की टीम का ध्यान रखें और वही सिलसिला नीचे तक चलता रहे। अगर हर स्तर पर मौजूद लीडर अपने छोटे से घेरे को सुरक्षित रखे तो पूरी संस्था अपने आप सुरक्षित हो जाती है। यही इंसान की जैविक सीमा के साथ काम करने का तरीका है। इसका एक शानदार उदाहरण है गोरटेक्स नाम की कंपनी। ये कंपनी खास तरह के कपड़े बनाती है। इसके संस्थापक बिल गोर का एक सख्त नियम था। वे किसी भी फैक्ट्री में 150 से ज्यादा लोगों को एक साथ काम नहीं करने देते थे। जैसे ही संख्या उस सीमा के पास पहुंचती, वे फैक्ट्री को बड़ा नहीं करते थे। वे दीवारें नहीं तोड़ते थे। वे एक नई इमारत बनाते थे और एक नई टीम खड़ी कर देते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि एक बड़ी इमारत बनाना सस्ता पड़ता है, तुम 2 क्यों बना रहे हो? बिल गोर का जवाब बहुत साफ होता था। वे कहते थे कि मैं ईंटों का खर्च नहीं देख रहा, मैं रिश्तों की कीमत देख रहा हूं। उन्हें पता था कि जब लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जब साथ बैठकर खाना खाते हैं, जब एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तब वे ज्यादा ईमानदार होते हैं, ज्यादा वफादार होते हैं और बिना डर के ज्यादा मेहनत करते हैं। और अंत में वही कंपनियां सबसे ज्यादा टिकाऊ और मुनाफेदार बनती हैं। इसे ही कहते हैं इंसान की फितरत को समझकर बिजनेस करना। हम इतिहास के एक ऐसे दौर में खड़े हैं जिसे अगर ईमानदारी से नाम देना हो तो इसे विनाशकारी बहुतायत का दौर कहना पड़ेगा। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा है, सामान भी, विकल्प भी और लोग भी। एक समय था जब कोई चीज चाहिए होती थी तो हमें घर से निकलना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था, दुकानदार से बात करनी पड़ती थी। वो हमें नाम से जानता था, हम उसे चेहरे से पहचानते थे। वहां सिर्फ लेन देन नहीं होता था, एक रिश्ता बनता था। आज हम एक स्क्रीन खोलते हैं, उंगली से एक जगह छूते हैं और सामान दरवाजे पर आ जाता है। न कोई बातचीत, न कोई इंसान, न कोई जुड़ाव। पहले अगर किसी से मिलना होता था तो उसके घर जाते थे, रास्ते में समय लगता था, मिलने की कीमत चुकानी पड़ती थी। आज हम एक तस्वीर पर पसंद का निशान लगा देते हैं और खुद को जुड़ा हुआ मान लेते हैं। सुविधा बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी के साथ रिश्ते खोखले हो गए हैं और यही बहुतायत धीरे धीरे हमारी कद्र करने की क्षमता को मार रही है। सच्चाई सीधी है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत दिमाग में गिर जाती है और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। आज कई कंपनियों की सोच ये बन चुकी है कि लोग तो बहुत हैं, एक चला गया तो दूसरा आ जाएगा। कर्मचारियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, काम लिया, इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म तो फेंक दिया। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। महान चीजें कभी आसानी से नहीं मिलती। भरोसा किसी ऑनलाइन दुकान से मंगाया नहीं जा सकता, वफादारी किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होती, सम्मान किसी शॉर्टकट से पैदा नहीं होता। इन सब के लिए समय देना पड़ता है, इनके लिए लगातार मौजूद रहना पड़ता है, इनके लिए कभी कभी अपना आराम छोड़ना पड़ता है। हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वज गुफाओं में एक दूसरे की रक्षा करते थे। हमने समझा कि कैसे दिमाग के भीतर चलने वाले रसायन भरोसे को बनाते और तोड़ते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे बॉब चैपमैन जैसे कुछ दुर्लभ लोग सत्ता में होकर भी इंसान बने रहे। लेकिन अब हम एक नई समस्या के सामने खड़े हैं, एक ऐसी समस्या जो आज हर घर और हर दफ्तर में गूंज रही है। क्या आपने कभी किसी मैनेजर को ये कहते सुना है कि आजकल के बच्चे काम ही नहीं करना चाहते, या ये कि नई पीढ़ी आलसी है, बस फोन में डूबी रहती है? हो सकता है आपने ये बातें सुनी हो और हो सकता है आप खुद उसी नई पीढ़ी का हिस्सा हो और आपको लगता हो कि पुरानी पीढ़ी हमें समझना ही नहीं चाहती। सच ये है कि दोनों तरफ अधूरी समझ है और इसी टकराव में भरोसा टूट रहा है, ऑफिस जहरीले बन रहे हैं और लोग अंदर से खाली होते जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है,
असली सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। एक लीडर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हम क्या अलग कर सकते हैं? कैसे हम ऐसे माहौल बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ काम ना करें बल्कि जुड़ाव महसूस करें? और सबसे आखिर में हम उस एक सिद्धांत तक पहुंचेंगे जो लीडरशिप का असली सार है। वह मंत्र जो आपको पद से नहीं बल्कि चरित्र से बड़ा बनाता है। वो सोच जो एक साधारण इंसान को याद रखे जाने लायक लीडर बना देती है। जब भी साइमन सिनेक स्टेज पर जाते हैं, उनसे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि हम नई पीढ़ी को कैसे संभालें। लोग शिकायत करते हैं कि ये पीढ़ी खुद को बहुत हकदार समझती है, ये आलसी है, एक जगह टिकती नहीं है, इन्हें बस आराम चाहिए, बीन बैग चाहिए और मुफ्त का खाना चाहिए। लेकिन साइमन यहीं पर लोगों को रोक देते हैं। वे साफ कहते हैं, ठहरिए, इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है। ये सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन सच यही है। अगर आज की युवा पीढ़ी भटकी हुई है, उलझी हुई है और अंदर से टूटी हुई है, तो ये उनकी नाकामी नहीं है। ये उस माहौल का नतीजा है जिसमें वे बड़े हुए हैं। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं, और अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि गलती ऊपर से शुरू होती है, नीचे से नहीं। पहला कारण है परवरिश। आज की पीढ़ी ऐसी परवरिश में बड़ी हुई है जहां उन्हें बचपन से ये बताया गया कि तुम खास हो, तुम जो चाहो बन सकते हो, तुम सबसे अलग हो। समस्या ये नहीं थी कि बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, समस्या ये थी कि उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। कई बार उन्हें तब भी इनाम मिले जब वे आखिरी आए, सिर्फ हिस्सा लेने पर मेडल मिले। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आया कि मेहनत और काबिलियत का असली मतलब क्या होता है। जब यही बच्चे बड़े होकर असली दुनिया में पहुंचे तो वहां कोई ताली नहीं थी। वहां बॉस ने साफ कहा कि तुम खास नहीं हो, यहां सबको काम करना पड़ता है, यहां रिजल्ट मायने रखता है। और यहीं उनका भ्रम टूट गया। जो आत्मविश्वास नकली तारीफ पर खड़ा था, वो एक झटके में गिर गया। दूसरा कारण है तकनीक और लत। ये सबसे खतरनाक वजह है। यह पीढ़ी सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर वही खुशी वाला रसायन निकलता है जो नशे या जुए में निकलता है। मतलब साफ है, इन युवाओं के पास हर वक्त जेब में एक नशा मौजूद है। जब भी वे उदास होते हैं, वे किसी इंसान से बात नहीं करते, वे स्क्रीन खोलते हैं, वे पसंद के निशान गिनते हैं और उसी से अपनी कीमत तय करते हैं। लेकिन जवानी का समय रिश्ते बनाना सिखाता है। यही वो उम्र होती है जब हम सीखते हैं कि भरोसा कैसे किया जाता है, झगड़ा कैसे सुलझाया जाता है और किसी के साथ चुपचाप बैठना क्या होता है। अगर ये सब फोन ने छीन लिया तो गहरे रिश्ते बन ही नहीं सकते। इसीलिए आज हजारों ऑनलाइन संपर्क होने के बावजूद मुश्किल वक्त में फोन करने के लिए कोई नहीं होता। तीसरा कारण है अधीरता। ये पीढ़ी तुरंत वाली दुनिया में जीती है। मनोरंजन चाहिए तो तुरंत स्क्रीन पर, सामान चाहिए तो तुरंत दरवाजे पर, संबंध चाहिए तो एक उंगली के इशारा से। हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन जिंदगी की सबसे अहम चीजें कभी जल्दी नहीं मिलती। काम से संतुष्टि धीरे आती है, सच्चा रिश्ता धीरे बनता है। ये दोनों चीजें समय मांगती हैं, ठोकरें मांगती हैं और सब्र मांगती हैं। लेकिन जब ये युवा दफ्तर आते हैं तो वे सिर्फ मंजिल देखना चाहते हैं, रास्ता नहीं। वे कहते हैं कि वे असर डालना चाहते हैं, लेकिन चढ़ाई से डरते हैं। कुछ ही महीनों में वे कह देते हैं कि मजा नहीं आ रहा और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि संतुष्टि रोज की मेहनत से बनती है, एक दिन में नहीं। चौथा और सबसे बड़ा कारण है माहौल। हम इन नाजुक, उलझे और असुरक्षित युवाओं को ऐसी कंपनियों में डाल देते हैं जहां सिर्फ आंकड़े मायने रखते हैं। कोई ये नहीं सिखाता कि गिरना सामान्य है, कोई ये नहीं बताता कि सीखने में समय लगता है। ऊपर बैठे लोग सिर्फ नतीजे चाहते हैं, इंसान नहीं देखते। तो सवाल ये नहीं है कि नई पीढ़ी में क्या खराबी है, सवाल ये है कि हमने उन्हें किस माहौल में डाल दिया है। और इसका जवाब सीधा है, गलती लीडरशिप की है। तो अब असली सवाल सामने आता है, समाधान क्या है? क्या हम सब अपने फोन फेंक दें? नहीं, ये न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी। साइमन साफ कहते हैं कि एक लीडर का काम तकनीक से लड़ना नहीं है, एक लीडर का काम इंसान बनाना है। अगर यह पीढ़ी सब्र खो चुकी है तो हमें उन्हें सब्र सिखाना होगा। अगर वे रिश्ते बनाना नहीं जानते तो हमें उन्हें रिश्तों का अनुभव देना होगा। यह किसी बड़े भाषण से नहीं होगा, ये छोटे लेकिन सख्त बदलावों से होगा। मान लीजिए मीटिंग रूम में फोन ले जाना मना कर दिया जाए, कोई बहाना नहीं, कोई चुपचाप स्क्रीन देखने की इजाजत नहीं। अब सोचिए क्या होगा। मीटिंग शुरू होने में कुछ मिनट बाकी हैं, लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। पहले सब सिर झुकाकर स्क्रीन देखते थे, अब स्क्रीन नहीं है तो क्या होगा? असहज खामोशी होगी और फिर कोई बोलेगा, घर पर सब ठीक है ना? बच्चे कैसे हैं? पिछले हफ्ते तुम छुट्टी पर गए थे, कैसा रहा? यही वो पल हैं जहां रिश्ते बनते हैं।
यही वो पल हैं जहां भरोसे का रसायन पैदा होता है। फोन हटाने का मतलब ये नहीं कि तकनीक बुरी है। फोन हटाने का मतलब है ये कहना कि इस कमरे में सबसे जरूरी चीज इंसान है। लीडरशिप का काम ऐसे माहौल बनाना है जहां लोग एक दूसरे से बच न सकें, जहां ईमेल की जगह बातचीत हो, जहां संदेश भेजने की जगह सामने जाकर बात की जाए। क्योंकि ईमेल में भावना नहीं होती, स्क्रीन पर भरोसा नहीं बनता। जब हम बीच से तकनीक को हटाते हैं तो जो वापस आता है वो है इंसानियत, और इंसानियत के बिना कोई टीम नहीं बनती, कोई वफादारी नहीं बनती और कोई महान कंपनी नहीं बनती। अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि लीडरशिप आखिर होती क्या है और क्या यह कोई बड़ा असाधारण काम है। साइमन सिनेक इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लीडरशिप बिल्कुल दांत साफ करने जैसी है। सोचिए, अगर आप आज बस थोड़ी देर दांत साफ करें तो क्या आज ही आपके दांत चमकने लगेंगे? नहीं। अगर आप जिम जाएं और एक ही दिन में बहुत ज्यादा मेहनत कर लें तो क्या आप फिट हो जाएंगे? नहीं, इसके बजाय आप थक जाएंगे या चोटिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज सुबह और रात थोड़ी देर बिना चूके दांत साफ करें तो कुछ सालों बाद आपके दांत मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप रोज थोड़ी देर कसरत करें तो कुछ महीनों या एक साल के भीतर आपका शरीर धीरे धीरे फिट होने लगेगा। यहां जोर या तेजी सबसे जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है निरंतरता। लीडरशिप भी ऐसी ही होती है। ये नहीं है कि आपने साल में एक बार कोई बड़ी टीम मीटिंग की या किसी दिन सबको पिज्जा पार्टी दी और समझ लिया कि काम हो गया। लीडरशिप उन छोटे छोटे कामों में छुपी होती है जो आप हर दिन करते हैं। जब आप ऑफिस में आते हैं और रिसेप्शनिस्ट को मुस्कुराकर शुभ प्रभात कहते हैं, जब आप लिफ्ट का दरवाजा थोड़ी देर रोक देते हैं ताकि कोई और व्यक्ति आराम से अंदर आ सके, जब कोई जूनियर गलती करता है और आप उसे डांटने की बजाय कहते हैं कोई बात नहीं, आओ मिलकर देखें इसे कैसे सुधार सकते हैं। ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, इतनी छोटी कि अक्सर हमें लगता है कि इनसे कुछ असर नहीं पड़ेगा। एक दिन ऐसा करने से सच में कुछ खास नहीं बदलता। आप शाम को घर जाते हैं और सोचते हैं कि सब वैसा ही है, लेकिन जब आप यही हर दिन करते हैं, लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के दिल में आपके लिए जगह बनने लगती है। भरोसा पैदा होता है, डर कम होता है, लोग खुलकर बात करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब लोग आपको सिर्फ आपके पद की वजह से नहीं मानते, वे आपको इंसान की वजह से मानते हैं। तब आप सिर्फ बॉस नहीं रहते, तब आप सच में लीडर बन जाते हैं। लीडरशिप की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप रोज छोटे कदम उठाते हैं, हर दिन किसी का दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, हर दिन किसी की मदद करते हैं, हर दिन किसी का काम आसान बनाते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपके आसपास के लोगों में फैलती है, लोग आपकी तरह बनने लगते हैं। टीम में सहयोग बढ़ता है, विश्वास और वफादारी मजबूत होती है। याद रखिए, लीडरशिप कोई एक दिन का नाटक नहीं है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये एक रोजमर्रा की आदत है, एक लगातार किया जाने वाला अभ्यास है। जैसे दांत ब्रश करना, जैसे रोज थोड़ी देर कसरत करना। अगर आप इसे लगातार करेंगे तो न केवल आप एक सफल लीडर बनेंगे बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी असली जगह बना पाएंगे। आपका असर लंबे समय तक रहेगा, और यही असली लीडरशिप है जो डर और अनिश्चितता को भरोसे और सुरक्षा में बदल देती है। कहानी को खत्म करते हुए मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं जो दिल को छू जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में एक रस्म है। जब वे अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं तो एक अंतिम परीक्षा होती है जिसे क्रूसिबल कहा जाता है। ये 54 घंटे लगातार चलने वाली परीक्षा होती है। इसमें खाना बहुत कम मिलता है, नींद नहीं मिलती और शारीरिक मेहनत बहुत अधिक होती है। इस परीक्षा का एक नियम है, आप इसे अकेले पास नहीं कर सकते, आपको अपनी पूरी टीम के साथ ही पास होना होगा। ट्रेनिंग के दौरान सैनिक बुरी तरह थक जाते हैं, वे हार मान लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वे अपने साथी को देखते हैं। वे देखते हैं कि उनका साथी भी थक गया है लेकिन वो अभी भी चल रहा है। तभी उन्हें अपनी ताकत महसूस होती है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथी के लिए। वे एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, वे एक दूसरे को धक्का देते हैं, और जब वे फिनिश लाइन पार करते हैं तो वे रो पड़ते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दर्द हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। उन्होंने जाना कि कोई है जो उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है, और वे किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं। यही वो एहसास है जो हम अपनी कंपनियों में, अपने परिवारों में चाहते हैं। क्या आप वो इंसान बन सकते हैं? क्या आप वो बॉस बन सकते हैं जो अपने कर्मचारी से कहे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं? क्या आप वो माता पिता बन सकते हैं जो अपने बच्चे से कहे, नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी कोशिश पर गर्व है? लीडरशिप कोई रैंक नहीं है, ये एक चुनाव है। यह एक विकल्प है जो आप हर रोज चुनते हैं।
जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो आपके पास दो रास्ते होंगे। एक रास्ता है वही पुराना, जहां आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने प्रमोशन और अपने फायदे के बारे में। और दूसरा रास्ता है कठिन रास्ता, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का रास्ता, जहां आप दूसरों के लिए थोड़ा सा त्याग करेंगे, जहां आप सबसे आखिरी में खाना खाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो अकेले खाता है वो पेट तो भर लेता है, लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता है। और जो आखिरी में खाता है उसे वो मिलता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, वफादारी, प्यार और ऐसा परिवार जो उसे कभी गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों, ये थी साइमन सिनेक की किताब लीडर्स ईट लास्ट की पूरी कहानी। हमने गुफाओं से शुरुआत की, रसायनों की दुनिया देखी, बॉब चैपमैन और जॉनी ब्रावो जैसे नायकों से मिले और जाना कि सच्ची लीडरशिप क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि इस 1 घंटे के सफर ने आपके अंदर कुछ बदला होगा, शायद एक छोटी सी चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप एक बेहतर लीडर बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया को मैनेजर्स की नहीं, लीडर्स की ज़रूरत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।